39তম অখিল ভাৰতীয় পুলিচ মহানিৰ্দেশক আৰু মহানিৰীক্ষক সন্মিলন 2014 গুৱাহাটী মহানগৰৰ খানাপাৰাত অৱস্থিত আসাম ষ্টেট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজত দুদিনীয়া অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। গতিকে আজিৰ পৰা অৰ্থাৎ 29 আৰু 30 নৱেম্বৰত চলিব লগা অধিৱেশনখন ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত ৰাজনাথ সিঙে উপস্থিত হৈ এই অধিৱেশন উদ্বোধনী কৰে। গতিকে আজি এই দুদিনীয়া অধিৱেশনখন মুকলি কৰি শ্ৰী ৰাজনাথ সিঙে সকলো বিভাগটোক আৰু উচ্চ ক্ষমতা বঢ়াবৰ কাৰণে নিজৰ ভাষণত প্ৰকাশ কৰে। লগতে দেশৰ সকলো ৰাজ্যকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বৰ ৰাজ্যৰ বৰ্তমানৰ জ্বলন্ত বিষয়কে ধৰি তেওঁ এক দীঘলীয়া ভাষণ দিয়ে। তেওঁ এই ভাষণত কি ক'লে আহক শুনো। आज इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होकर मैं बेहद खुशी महसूस कर रहा हूं और इस समय बाहर जो ही मैं इस स्थान पर पहुंचा था तो जो हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस मौजूद थे उनसे जब मैं शेक हैंड कर रहा था तो सचमुच शेक हैंड करते समय मुझे बेहद खुशी हो रही थी। इस बात की खुशी हो रही थी यह सब सारे वर्दीधारी जितने भी हमारे डायरेक्टर जनरल्स हैं वो कितना जोखिम भरा काम अपनी जिंदगी में यह करते हैं और मैं कह सकता हूं कि आज हिंदुस्तान में सुरक्षा के मामले में यदि हमको किसी हद तक कामयाबी मिली है तो उसका श्रेय यदि किसी को दिया जाना चाहिए तो हमारी इंटेलिजेंस और साथ ही साथ हमारी जो पुलिस फोर्स है और कई प्रकार की पुलिस फोर्स है उसको दिया जाना चाहिए। और इस समय मैं शेक हैंड करता था और उसके बाद वो जब अपना सीना चौड़ा करते थे तो मैं सच बताऊं कि अपने आप मेरा भी सीना चौड़ा हो जाता। जब आपको मैं ड्रेस में देखता हूं तो मेरे अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यह पैदा होती है। तो मैं यह सोच रहा था कि आम जनता के लोग जब आपको ड्रेस में देखते होंगे तो किस प्रकार से उनके अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा होता होगा और सेंस ऑफ फियर यदि सुरक्षा को लेकर कहीं पर होगा तो वह निश्चित रूप से अपने आप दूर हो जाता होगा। सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपके ड्रेस को देखकर मैं होम मिनिस्टर हूं फिर भी मेरे अंदर भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक उत्तरदायित्व का भाव स्वाभाविक रूप से पैदा हो। आज आप सबसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई। आज अपने आईबी के मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स को हमने मेडल दिया है और ऐसे सारे अफसर्स को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं क्योंकि किसी भी देश की सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो अपने किसी पार्टनर रोल को न प्ले करे तो मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी इंश्योर कर पाना यह बहुत ही कठिन काम है। आज जब मैं आप लोगों के सामने यहां पर खड़ा हूं स्वाभाविक रूप से मुझे याद आती है इस देश की जनता को इस देश को सुरक्षा देने के लिए हजारों हजार की संख्या में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद हुए हैं। वो अपने लिए शहीद नहीं हुए हैं, वह देश के लिए शहीद हुए। स्वाभाविक रूप से ऐसे बलिदानी हमारे सुरक्षा के जवानों की याद करते ही हमारा मस्तक श्रद्धा के साथ नीचे झुक जाता है। मैं ऐसे सारे जवानों को सारे अधिकारियों को जो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हुए शहीद हुए उनको हृदय की गहराइयों से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप सबको जानकारी होगी एनडीए के शासनकाल में ही हम लोगों ने यह फैसला किया था बड़ी संख्या में हमारे पुलिस के जवान पुलिस के अधिकारी ये शहीद होते हैं लेकिन उनका एक भी भारत की राजधानी दिल्ली में नेशनल पुलिस मेमोरियल नहीं है। फैसला तो उसी समय हुआ था लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाया था।
इसलिए हाल में ही हम लोगों ने फैसला किया है और इसके लिए 50 करोड़ की धनराशि भी हम लोगों ने स्वीकृत कर दी है कि दिल्ली में नेशनल पुलिस मेमोरियल बनना चाहिए। और हमारी इच्छा यदि कोई पूछे तो हमारी इच्छा तो यह है कि नेशनल पुलिस मेमोरियल एक ऐसा होना चाहिए कि जैसे शहीद स्थल पर दुनिया के दूसरे देशों से आने वाले भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वहां जाते हैं, तो जो भारत आए तो वह भी हमारी भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित इस नेशनल पुलिस मेमोरियल पर भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जाएं। दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले लोग भी वहां पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज बड़ी जिम्मेदारी का आपको निर्वाह करना पड़ रहा है। उससे मैं व्यक्तिगत रूप से वाकिफ हूं, लेकिन आज यह कॉन्फ्रेंस नॉर्थ ईस्ट असम में जो होगा इसके बारे में भी लोगों ने मुझसे पूछा और मैं सचमुच नॉर्थ ईस्ट में जो यह कॉन्फ्रेंस हो रही है डिजीज की, यह कंसेप्ट यदि किसी ने दिया था तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कंसेप्ट को दिया। यानी उनके दिल के अंदर यह भाव है भारत की राजधानी ही केवल सुरक्षित नहीं होनी चाहिए, जितनी भारत की राजधानी सुरक्षित हो उतना ही हमारा नॉर्थ ईस्ट भी सुरक्षित होना चाहिए और हमारा नॉर्थ ईस्ट भी विकसित होना चाहिए। शायद 120 वर्षों के इतिहास में पहला यह अवसर है जबकि दिल्ली को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर यह सारे इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस यह हो रही है और जिस समय यह कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिन परिप्रेक्ष्य में यह कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी देशी विदेशी ताकतें भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए अपनी घात लगाए बैठी हुई। मैं कुछ ऐसी प्रमुख घटनाओं का भी यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में टेररिज्म के बहुत बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। इसका मतलब कि दुनिया की विदेशी ताकतें भी हमारी भारत की धरती का जो है दुरुपयोग कर रही है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं वेस्ट बंगाल की पुलिस को भी, अपनी एनआईए को भी इसका खुलासा करने में बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। मैं वहीं दूसरी घटना का उल्लेख करना चाहूंगा, आईएसआईएस के बारे में आप जानते हैं इसका जन्म इराक और सीरिया में हुआ। लेकिन भले ही इसका जन्म इराक और सीरिया में क्यों न हुआ, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसे अछूता नहीं रह सकता है। इस हकीकत को भी हमें समझने की आवश्यकता है और कुछ गिने चुने भारतीय नौजवान भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। सितंबर के महीने में तीसरी घटना का उल्लेख करने जा रहा हूं। सितंबर महीने में अल-कायदा द्वारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया गया है, कायदा-तुल जिहाद। एक नए ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया है और इसके प्रमुख जवाहिरी ने इस संगठन की शुरुआत करते हुए कहा था कि बांग्लादेश, साथ साथ असम, गुजरात, कश्मीर और बिहार, पहले प्राथमिक स्तर पर हम इन सब सारे क्षेत्रों को भी हम कंसंट्रेट करेंगे, यानी इनको अपने ग्रिप में हम लेने की कोशिश करेंगे। और कायदा-तुल जिहाद के अमीर आसिफ उमर ने हमारे इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक इस्लामिक कॉन्टिनेंट बनाने की भी उसने घोषणा की है। मैं समझता हूं इसे बिल्कुल हम लाइटली नहीं ले सकते हैं, बल्कि यह हमारे लिए एक चुनौती है। चौथी घटना जिसका मैं यहां पर उल्लेख करना चाहता हूं कि एक पाक नेवल फ्रिगेट को हाईजैक किया, हाईजैक करने की कोशिश की। वह एक फेल्ड अटेम्प्ट था, हाईजैक नहीं होगा है। लेकिन जो खुलासा हुआ है मैं उसकी जानकारी देना चाहता हूं कि अल-कायदा के लिए एक विंग जो साउथ एशियन विंग के नाम से जाना जाता है, उसने यह खुलासा किया है कि हम इस पाक नेवल फ्रिगेट को हाईजैक करने के बाद हमारी यह योजना थी कि अमेरिका और साथ ही साथ भारत के कुछ जो नेवल शिप्स हैं
उनके ऊपर भी आक्रमण किया जाए और उन्हें भी हाईजैक किया जाए, यह उनकी योजना है। इसमें सबसे बड़ी चिंता का विषय जो है कि पाक नेवी के भी इसमें कुछ पर्सनल शामिल थे, लेकिन ऐसी घटनाओं से चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं कि ऐसी जो भी घटनाएं हैं उसे हमको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करने की जरूरत है। और मित्रों, मैं कह सकता हूं कि आपके दमखम के आधार पर मैं कह सकता हूं, आपकी कॉम्पिटेंस, आपकी कैपेबिलिटी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि चाहे कितने भी बड़े सिक्योरिटी फ्रंट पर चैलेंजेस क्यों न हो, उस पर हम विजय हासिल करेंगे, हम कामयाबी हासिल करके रहेंगे, हमें पूरा विश्वास है। मैं इंटेलिजेंस और साथ ही साथ पूरी हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्स, चाहे पुलिस फोर्स हो, स्टेट्स की हो, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, कितनी भी प्रकार की फोर्सेज, सभी पर मुझे पूरा यकीन है। और ऐसे आतंकवादी तत्वों के द्वारा कैसी कैसी हरकत की जा रही है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, सीरिया हो, लीबिया हो, इन सब सारी जगह ये तबाही इस समय बचाने की कोशिश तो कर ही नहीं, लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि भारत में उनके मंसूबे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए नहीं कामयाब हो पाएंगे कि उन्हें शायद ये लगता होगा कि भारत में विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग, और जब यहां पर भारत को इस्लामिक सब कॉन्टिनेंट वो बनाने की कोशिश करते हैं, तो शायद उनकी सोच होगी कि बड़ी संख्या में यहां पर मुस्लिम समाज के लोग हैं और वो हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज को, जिस समय हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय भी चाहे हिंदू रहा हो, चाहे मुसलमान रहा हो, चाहे किसी भी कोई भी धर्मावलंबी क्यों न रहा हो, सबने भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए अपना बलिदान दिया है। यदि चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह ने अपना बलिदान दिया है, तो वहीं अशफाकुल्लाह खां के भी बलिदान को यह भारत कभी भूल नहीं सकता। और मैं आश्वस्त हूं, और इसमें कहीं संदेह करने का कोई कारण नहीं है, ये पूरा का पूरा समाज, ये भारत की रक्षा के लिए, भारत की रहनुमाई के लिए वह साथ खड़ा है। इसलिए अल-कायदा हो, चाहे कोई भी यह संगठन हो, उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आज यहां पर उल्लेख करना चाहूं कि नॉर्थ ईस्ट में यह सम्मेलन हो रहा है, जैसा मैंने पहले कहा और डायरेक्टर आईबी ने भी आपको कहा कि पहली बार दिल्ली के बाहर यह सम्मेलन हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर भी हमें थोड़ी बहुत चर्चा करनी चाहिए। और कल तक जो आपकी यह कॉन्फ्रेंस चलेगी, मैं चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट के संबंध में कुछ आपके द्वारा भी सुझाव होने चाहिए। वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर्स के साथ, और जो डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं उनके साथ भी उनकी बातचीत होगी, कुछ महत्वपूर्ण सुझाव रहेंगे। लेकिन चिंता का विषय है, यहाँ पर बराबर कभी कभी सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेकर कुछ वर्गों में संघर्ष होते रहते हैं, कुछ एथनिक्स आधार पर भी होते रहते हैं, और यह सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है। यदि मैं कहूं कि आजादी हासिल होने के पहले से चला आ रहा है, तो यह कहना एग्जैगरेशन नहीं होगा। कोई यह पूछे कि यहाँ पर कितने इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, कोई यह पूछे कि यहाँ पर कितने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो शायद उनकी संख्या 70, 75 और 100 से भी कहीं अधिक हो सकती है। वैसे कई ऐसे संगठन हैं जिन संगठनों के साथ भारत सरकार के प्रतिनिधियों की बातचीत हुई है, और उन्होंने सीज फायर की घोषणा भी की है कि हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम आक्रमण किसी के ऊपर नहीं करेंगे। और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने कि अपने ऑपरेशन को भी स्थगित कर दिया है। सब कुछ होने के बावजूद मैं यह महसूस करता हूं कि सब कुछ हो जाने के बावजूद सीज फायर हो गया, ऑपरेशन को स्थगित कर दिया, लेकिन उस कैडर के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक्सटॉर्शन और लेवी का भी, वसूली का भी काम यहां पर करते रहते हैं। यह भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। और लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी स्टेट पुलिस है, और साथ ही साथ यहाँ हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है और असम राइफल्स,
ऐसे तत्वों के खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई कर रही है। लेकिन फिर भी आगे और अधिक कुछ करने की आवश्यकता है। कारणों के बारे में भी कोई पूछे कि क्या कारण है इस प्रकार की इंसर्जेंसी, इस प्रकार की मिलिटेंसी नॉर्थ-ईस्ट में है, तो मैं जहां तक समझ पाया हूं, ये तो सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट लोगों के अलग अलग हैं, इसे मैं समझ पाया। दूसरी तरफ मुझे लगता है लैक ऑफ डेवलपमेंट, विकास में भी किसी न किसी सीमा तक कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इस क्षेत्र में जैसा होना चाहिए वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी इस क्षेत्र में नहीं हो पाया है। लेकिन जो भी हमारी प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई है और समय समय पर जो हमने नॉर्थ ईस्ट की चर्चा की है, हम इस नॉर्थ ईस्ट के एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के प्रति पूरी तरह से कमिटेड हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट की जनता को भी यह संदेश देना चाहता हूं। अभी हमारे डायरेक्टर आईपी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की चर्चा कर रहे हैं, सीपीआई माओवादिस्ट की वह चर्चा। आंकड़ों की यदि मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं पिछले वर्ष जितने राज्यों में इनका प्रभाव था वो घटा है। लेकिन मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। मैं तो यह मानता हूं कि हिंदुस्तान का एक राज्य भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित है तो यह भी हमारे लिए उतनी ही चुनौती है जितने कि 10 राज्यों के प्रभावित रहने पर चुनौती होती है। हम चाहते हैं कि यह सिलसिला समाप्त होना चाहिए। और आप सबको जानकारी है कि कई बार मैंने आह्वान भी उनका किया है कि कोई बात करना चाहता है, उनके आइडियोलॉग यदि बात करना चाहते हैं तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हिंदुस्तान में किसी को हिंसा करने की इजाजत किसी भी सूरत में नहीं दी जा सकती। 6 राज्य हमारे यहाँ ऐसे हैं और उसमें 23 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर कि अभी हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और उस पर कुछ हम लोगों ने विचार भी किया है कि हमारी स्ट्रेटजी यह क्या हो सकती है। और मैं जानता हूं कि इससे निजात दिलाने के लिए हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और साथ ही साथ स्टेट पुलिस, इनके बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन। लेकिन जब कभी ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन में इस बात की भी आवश्यकता है लीडरशिप किसके हाथ में। हम लोग चाहते हैं कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, माओवाद से प्रभावित क्षेत्र हैं, उनमें जो अच्छे हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों, एसपीज हों और वहां पर अन्य जो इस प्रकार के ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हों या लीडरशिप उनके हाथों में दी जानी चाहिए। मित्रों, प्रारंभ में ही जब मैं बहुत सारी घटनाओं की चर्चा कर रहा था जम्मू कश्मीर, इसकी चर्चा मैं नहीं कर पाया। मैं यहां पर जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि वहां पर यदि आंकड़ों में यदि कोई देखे तो कह सकता है कि पहले से घटनाएं, आतंकवादी वारदातें वहां पर कम हुई, लेकिन अरनिया सेक्टर में भी हाल फिलहाल में आतंकवादियों ने जो कुछ भी किया है उससे आप सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं, उसके डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो लोकल हमारा यूथ है उसका रिक्रूटमेंट आतंकवादियों के द्वारा पहले जितना किया जाता था, अब आतंकवादी उतना रिक्रूटमेंट वह नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि जब कभी भी पाकिस्तान के साथ बातचीत होती है तो पाकिस्तान का यह कहना है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स जिनके द्वारा इस प्रकार की हरकतें की जा रही। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं कि वह नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां भारत में की जा रही हैं तो ISI क्या यह भी नॉन स्टेट एक्ट है? मुझे यह कहने में रंज मात्र भी गुरेज नहीं है। बहनों भाइयों, स्टेट एक्टर्स का भी भारत को, पाकिस्तान के स्टेट एक्टर्स का भी भारत को डिस्टेबलाइज करने में रोल है। लेकिन जिस तरीके से हमारी सुरक्षा के जवानों ने अपनी भूमिका निभाई है, मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में फर्स्ट स्टेज का चुनाव हुआ है, पोल परसेंटेज कितना हाई रहा। कभी यह कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जम्मू कश्मीर में कभी भी चुनाव के दौरान यह पोल परसेंटेज इतना हाई हो। और मुझे विश्वास है
क्योंकि कल ही मैं श्रीनगर में, वहां भी जो हमको जानकारी प्राप्त हुई, सार्वजनिक सभाओं की कितनी भीड़ है इसकी भी जानकारी जो मैंने हासिल की, उससे मुझे लगता है कि पोल परसेंटेज और अधिक बढ़ने वाला लोगों के अंदर एक भय का जो भाव जितना पहले रहता था, लोग वोट नहीं दे पाते थे, उसमें काफी हद तक की गिरावट रही है। यह सच है। फ्लड के कारण बहुत बड़ी क्षति हुई है जम्मू में भी और कश्मीर में, और मैं समझता हूँ रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम तेजी से चलाए जाने की आवश्यकता है। नहीं तो हो सकता है कुछ आतंकवादी ताकतें वहां के नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश करें। मित्रों, इन सब सारे संकटों से छुटकारा पाने के लिए मैं समझता हूं कि अब वह समय आ गया है कि हाई टेक का हम सबको प्रयोग करने की आवश्यकता है। डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाइए, वहां पर आप शायद ही कोई पुलिस का जवान, सिक्योरिटी फोर्स का जवान ही बाहर दिखाएंगे। जो कुछ भी उनके हाईटेक सिस्टम है सर्वेलेंस का, घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने का, उसे भी हमारे यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने समझा है, कुछ हद तक लागू करने की उन्होंने कोशिश भी की है। सीसीटीवी के को हम नेशनल हाईवे तक 2019 तक ले जाना चाहते हैं। जो इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे हैं वहाँ पर हम सीसीटीवी के कैमरे लगा सकें, जो बड़े शहर हैं, कस्बे हैं, वहाँ तक भी हम पहुँच सकें, यह हमारी कोशिश है। मैं इजराइल गया था तो वहां मैंने हाईटेक की क्या उपयोगिता है और हाईटेक को किस तरीके से इजराइल यूटिलाइज कर रहा है, इंटरनेशनल बॉर्डर की निगरानी के लिए किस तरीके से हाईटेक का प्रयोग किया जा रहा है, यह भी हमने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। और मुझे ये कहते हुए खुशी है, वहां के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी हमारी बात हो रही, तो वहां के प्राइम मिनिस्टर ने भी मुझसे कहा कि हम भारत को इस संबंध में भी पूरी तरह से सहयोग देने को तैयार है। मित्रों, जिस समय डायरेक्टर आए भी अपनी स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की है कि साइबर स्पेस का कितना दुरुपयोग किया जा रहा है। इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए तो साइबर स्पेस की आवश्यकता है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है, यह सच्चाई है। ऐसे ही अनाप शनाप र्यूमर्स फैलाने की कोशिश उनके द्वारा की जाती है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन लोगों को पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसकी मॉनिटरिंग कैसे? सबसे बड़ी समस्या है, जब मैं अपने ऑफिसर से मैं बात करता हूं कि इसके मॉनिटरिंग का सिस्टम क्या होना चाहिए, जो कुछ भी थोड़ा बहुत संभव है वह तो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या सर्वर का भारत में न होना, यह सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन जब आपकी यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही है तो मैं ये चाहूंगा कि इस संबंध में भी आप ये विचार करें कि बढ़ते हुए साइबर स्पेस के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सके। उन्होंने रेडिकलाइजेशन की चर्चा की है सोशल मीडिया के माध्यम से, कहां से इनिशिएट होगा, भारत में इसे इनिशिएट करने वाले कौन है, इसका पता लगाने के लिए क्या क्या करने की आवश्यकता है, इस पर हमको विचार करने की जरूरत है। कोस्टल सिक्योरिटी, यह भी हमारी एक चिंता का विषय है। 7,500 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है, और मैं गया था अभी हाल में ही गुजरात गया, और गुजरात मैंने देखा कि कुछ पोर्ट्स तो सुरक्षित हैं, लेकिन हमारे अप्रॉक्सिमेटली 200 माइनर पोर्ट्स हैं। माइनर पोर्ट्स की गार्डिंग जो मैंने देखी वहां पर, जो वहां सुरक्षा व्यवस्था देखी, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। और उसके अतिरिक्त लैंडिंग पॉइंट्स लगभग 1,500 हैं, वह तो बिल्कुल भगवान भरोसे ही है, जो चल रहा है तो चल रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि चाहे 93 की मुंबई की वारदात रही हो अथवा 2008 की मुंबई की आतंकवादी वारदात रही हो, ये दोनों सी रूट के थ्रू ही हुई। इसलिए कोस्ट लाइन की सिक्योरिटी इंश्योर करना यह भी बहुत ही हम लोगों के लिए आवश्यक है। इसके लिए हमारी क्या इफेक्टिव स्ट्रेटजी हो सकती है, हमारा क्या एक्शन प्लान हो सकता है, आपके पास एक नए सुझाव होंगे तो मैं समझता हूं कि नए सुझावों को मैं जानना चाहूंगा। हमारे दिल की इच्छा यदि मित्रों को पूछे तो मैं चाहता हूं कितना हो पाएगा, कितना नहीं हो पाएगा, लेकिन करने की कोशिश करेंगे। हमारी हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स
मॉडर्न होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि वह पीपल फ्रेंडली हो। हम चाहते हैं कि हमारी पुलिस फोर्स भी फियरलेस हो। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारी पुलिस फोर्स भी फियरलेस कैसे रहे, इसमें बहुत सारी कठिनाइयां मैं महसूस करता हूं। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि हमारी पुलिस फोर्स हेल्पफुल टू द सिटीजन्स हो, जनता को मदद करने वाली। हमारे एक साधारण से पुलिस के जवान को देखने के बाद जनता के अंदर एक आत्मविश्वास का भाव, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा हो, यह हमारी सोच है, हमारी इच्छा है। और मैं तो कभी कभी, चूंकि एक राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते मैंने स्वयं देखा वहां पर बहुत सारे ऐसे अफसर हमको देखने को मिले कि सचमुच उन्होंने अपने सेवा काल में एक मिसाल कायम की है। और समय समय पर ऐसे सारे ऑफिसर्स को और जवानों को मैंने सम्मानित भी किया है। और मैंने देखा है बहुत जोखिम भरा काम यदि लीडरशिप के द्वारा उनके अंदर विश्वास पैदा कर दिया जाए, भरोसा पैदा कर दिया जाए, वह किसी भी सीमा तक जाकर किसी भी प्रकार का जोखिम उठा सकते हैं। मैं उस घटना का जिक्र नहीं करना चाहता जो चीफ मिनिस्टर रहते हुए हमारे शासन काल में वहां पर हुआ। यहां पर सारे सीनियर अफसर हैं। मैं जानता हूं कि इसमें से बहुत सारे सीनियर अफसर ऐसे हैं जिनका की रिटायरमेंट भी नजदीक होगा। कोई 1 साल में, कोई 1.5 साल में, कोई 2 साल में, कोई 6 महीने रिटायर हो गए। इसका मतलब कि आप टायर्ड हो गए, ऐसा मैं नहीं मानता। रिटायर हो जाने के बाद भी आपका एक्सपीरियंस, आपकी कॉम्पिटेंस, आपकी कैपेबिलिटी का इस देश की सिक्योरिटी को इंश्योर करने में क्या रोल हो सकता है, इस संबंध में भी इस कॉन्फ्रेंस में विचार होना चाहिए। यह हमारी इच्छा है। वैसे इश्यूज बहुत सारे हैं, सारे इश्यूज को यहां पर फ्लैग कर पाना कठिन है। लेकिन यहां पर मैं उस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं, पुलिस के 150 वर्ष 150 ईयर्स जो पूरे हुए और हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2012 में ऐसे सारे जितने भी पुलिस के जवान अधिकारी हैं सभी को पुलिस मेडल्स देने की उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन वो बीच में किन्हीं कारणों से यह काम नहीं हो पाया। हम लोगों ने यह फैसला किया है कि, और फैसला ही नहीं किया है बल्कि 61 करोड़ रुपीस का हम लोगों ने प्राविधान भी कर दिया है कि पुलिस मेडल सारे पुलिस के जवान और अधिकारी जितने होंगे सभी को यह दिया जाएगा। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसके लिए और अधिक जितने फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत होगी हम निश्चित रूप से उसे मुहैया कराएंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि कोई भी सुरक्षा से जुड़ा हुआ हमारा ये जवान है, पुलिस का जवान है, उसे मिलना चाहिए। अंतिम बात मैं भूल नहीं सकता, यदि हमारी स्टेट पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान ऐसी घड़ी में जब फ्लड हो, साइक्लोन हो, जब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं तो एनडीआरएफ के जवानों को और एनडीएमए के रोल को भी मैं भूल नहीं सकता। चाहे वह जम्मू कश्मीर रहा हो, वहां का फ्लड, चाहे उड़ीसा का फ्लड रहा हो, चाहे हैदराबाद का साइक्लोन रहा, लाखों लोगों को रेस्क्यू करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी एनडीआरएफ के जवानों ने किया है। मैंने उनको भी अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। और सचमुच इस प्रकार की कामयाबी हमारी फोर्स हासिल करती है, ये ऐसे लगता है कि हम लोगों का भी सम्मान बढ़ गया। उस ऑर्गेनाइजेशन का सम्मान तो बढ़ता ही है। स्वयं मंत्री होने के नाते हम लोगों को भी लगता है हमारा भी सम्मान बढ़ा है। मैं आपकी समस्याओं से भी वाकिफ। पुलिस यह जो समुदाय है, समस्याएं बहुत सारी है। हाउसिंग की समस्या है, मैं जानता हूं कि हार्ड एरिया में काम करने वाले जो हमारे पुलिस के जवान हैं उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव की समस्या है। समस्या एक यह भी आ गई है, लंबी ड्यूटी आवर को लेकर भी एक समस्या है। मैं देखता हूं कि 24 घंटे पुलिस के जवानों को खड़ा रहना पड़ता है। वह भी इंसान है, कहां तक चल रहे हैं। लेकिन सारी स्टेट गवर्नमेंट से मैं अपेक्षा करता हूं कि जो वैकेंसी है वैकेंसी को फिलअप किया जाना चाहिए जितनी जल्दी से।
सेंट्रल गवर्नमेंट के असिस्टेंस की जो भी जरूरत होगी, जितना संभव होगा हमारे लिए वो हम असिस्टेंस उन्हें निश्चित रूप से प्रोवाइड करेंगे। और आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहूंगा, कोई ऐसे कॉन्क्रीट और प्रैक्टिकल यदि आपके जो भी सजेशंस हैं तो उसे भी मैं जानना चाहूंगा, ताकि पुलिस फंक्शनिंग को ज्यादा इंप्रूव किया जा सके और जनता और पुलिस के बीच जो कभी कभी ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होती है, उस ट्रस्ट डेफिसिट को भी मिनिमाइज किया जा सके, यह हमारी इच्छा है। यह जो भव्य कार्यक्रम मित्रों हुआ है गुवाहाटी में, मैं असम सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ की असम गवर्नमेंट ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है और जितना अधिकतम सहयोग हो सकता है असम गवर्नमेंट ने सहयोग दिया है। मैं यहाँ की असम गवर्नमेंट के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ ईश्वर से यह कामना करते हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में निश्चित रूप से कामयाबी हासिल करें, यह प्रार्थना करते हुए और आप सबको हार्दिक बधाई देते हुए आज के इस कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन की मैं घोषणा करता हूँ।